राधे राधे, नमस्कार सभी लोगों को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन दुष्यंत देसवाल पर। तो जैसा कि सभी को पता है कि क्लास 12th के CBSE के अभी से कुछ समय बाद बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। तो बच्चों की डिमांड रहती है कि कुछ क्रिस्प इंफॉर्मेशन उन्हें अपने कंटेंट्स के रिगार्डिंग मिले। तो प्रयास रहेगा कि उनके सिलेबस को उनके एग्जाम्स तक पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। तो इसी कड़ी में आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12th के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। इसका टॉपिक है सबसे पहला फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। हम इस पे आज डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। वेरी फर्स्ट चैप्टर और वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो इसके कंपोनेंट्स होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको हम एब्रिविएशन के थ्रू भी समझ सकते हैं, POSDC, पोस्ट सी, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। याद रखने के लिए हम इस तरह की कुछ ट्रिक्स बनाते हैं तो उससे, और फिर वैसे ये होता है कि बंदे को अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ट्रिक की फिर जरूरत नहीं पड़ती। कुछ टाइम शुरू में चीज़ों को स्थायी रूप देने के लिए अपने मस्तिष्क में ट्रिक्स बहुत अच्छा काम करती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट में हम क्या पढ़ते हैं सबसे पहले कि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट है जो ऑर्गेनाइज होते हैं, कोई स्पोर्ट्स मीट होती है या मैराथन रन होता है या और भी कई तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। उसके पीछे जरूरी नहीं कि कोई केवल एक पैसे खर्च करने वाला आदमी हो या फिर कुछ मजदूर टाइप के आदमी हो जो के हाथ पैरों से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, तब वो इवेंट सक्सेसफुल होता है। तो उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है और इसका मोटिव भी यही है कि लोग जो फिजिकल एजुकेशन के बंदे हैं, स्टूडेंट हैं, जो आगे जाके फिजिकल एजुकेटर बनेंगे, वो इन चीज़ों को सीखें कि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज होना है। अगर हम आफ्टर ऑल किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी जाते हैं और जाके जब वो बनते हैं स्पोर्ट्स एजुकेशन टीचर बनते हैं या फिजिकल एजुकेशन टीचर्स बनते हैं, तो हमें अल्टीमेटली ये काम करना ही होता है कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स इवेंट वहाँ साल में 2-4 बार ऑर्गेनाइज करने होते हैं। और वरना हमें ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, तो बाहर हमें जो भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनमें हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, तो वो हमें उसमें कंट्रीब्यूट करना ही होता है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला सब टॉपिक है इसका फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो उसमें सबसे पहला होता है प्लानिंग, मतलब उसकी योजना बनाना कि हमें स्पोर्ट्स इवेंट किस तरीके से कंडक्ट कराना है या फिर ऑर्गेनाइज करना है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग एक प्रक्रिया है डिसाइड करने की, एडवांस में, पहले से डिसाइड करने की। प्लानिंग का मतलब ये है कि पहले हो रहा है कोई काम, ब्लूप्रिंट के तौर पे हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि ये होगा, ऐसा होगा, एंटिसिपेटेड होता है प्लानिंग हमेशा। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, और हु विल डू इट फॉर स्पोर्ट्स इवेंट, और उसे कौन करेगा। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उसे करेगा, ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। इसका कंपोनेंट होता है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा है, अभी मैं इनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसके बाद हम इन्हें इन डिटेल भी समझेंगे इसी वीडियो में, तो जुड़े रहें। ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना। इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेज। ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है अरेंजिंग रिसोर्स संसाधन जुटाने की। एक्टिविटीज, अरेंजिंग रिसोर्सेज, एक्टिविटीज, गतिविधियां कौन कौन सी होनी है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी किस किस को क्या देनी है। टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स इवेंट स्मूथली, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए हमें कौन कौन से संसाधन जुटाने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज देखनी है और किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी देनी है और उनको किस तरीके से निभाना है। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आएंगी, ये सारे काम। अब अगला होता है स्टाफिंग। जैसा कि इसके वर्ड से पता चल रहा है कि स्टाफिंग मतलब यहाँ स्टाफ की बात हो रही है कि कौन कौन किस जिम्मेदारी पर रहेगा और किस तरीके से रिक्रूटेड लोग होंगे और किन किन की प्रॉपर कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं हम। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, भर्ती करना लोगों को, रिक्रूटिंग का मतलब, एंड सेलेक्टिंग, चयन करना उनका, ट्रेनिंग, उन्हें प्रशिक्षण देना, अप्रोप्रिएट नॉलेज प्रोवाइड कराना, पर्टिकुलर टास्क वट एवर ही और सी इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट, एंड असाइनिंग, उन्हें नियुक्त करना, सूटेबल पर्सनल फॉर अ स्पोर्ट्स इवेंट, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए सूटेबल जो उपयुक्त आदमी हैं उनको नियुक्त करना, उनको रिक्रूट भर्ती करना, उनका चयन करना और उनका प्रशिक्षण करना। ये सारी चीजें स्टाफिंग में आती हैं। मतलब यहां हमें स्टाफ डिसाइड करना है कि कौन कौन लोग इसे
प्रक्रिया को अंजाम देंगे असल और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। फोर्थ नंबर पे आता है डायरेक्टिंग, मतलब निर्देशन। किसी भी इवेंट का निर्देशन होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, निर्देशन करना, मोटिवेटिंग, मोटिवेट करना, सुपरवाइजिंग, उसको सुपरवाइज करना, एंड लीडिंग, उसकी लीडिंग करना मतलब उसको नेतृत्व करना, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। जो लोग हमने स्टाफ किए हैं, स्टाफिंग की है जिन लोगों की, उनको प्रॉपर गाइड करना, प्रॉपर उन्हें मोटिवेट करना और उनका सुपरविजन करना, देखना, निगरानी करना उनकी, और उनको नेतृत्व करना, जिससे कि टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, जो स्पोर्ट्स इवेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति हो सके, आसानी से उसकी ओर जाते हो। इस तरीके से उन्हें डायरेक्ट करना मतलब निर्देशित करना। लास्ट आता है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। इन सारी चीजों को कंट्रोल भी करना होता है, तो वो लास्ट कंपोनेंट है। इट इज द, इसकी डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, किस तरह की परफॉर्मेंस है उन लोगों की, उसे मॉनिटर करना, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड, जो मानक हैं उनसे उनकी तुलना करना कि मानक के आधार पे वो कितना ऊपर है कितना नीचे है, एक कंपैरिजन करना, और एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस ड्यूरिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट। अगर कोई गलतियां हो रही हैं, थोड़ी बहुत त्रुटियां अगर हो रही हैं, तो उनके लिए करेक्टिव मेजर्स भी अपनाए जाते हैं ड्यूरिंग इवेंट। उन्हें तुरंत वहीं पे तुरंत उनका समाधान किया जाए और उनमें सुधार किया जाए। ये प्रक्रिया डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के उसमें आती है, आई बेग योर पार्डन। तो अब इन्हें हम डिटेल में समझते हैं अगली स्लाइड में। तो अब हम इसका सबसे पहला कंटेंट है प्लानिंग। इसको थोड़ा और डीप समझने की कोशिश करेंगे, इन डेप्थ और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो प्लानिंग, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा, डेफिनेशन इसकी देखी। प्लानिंग इज द प्रोसेस टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट फॉर द स्पोर्ट्स इवेंट। ये प्लानिंग है कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और क्या किया जाएगा किसी स्पोर्ट्स इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये डिसाइड करना एडवांस में, ब्लूप्रिंट के तौर पे पहले से ये डिसाइड करना, पहले से डिसाइड करने को ही प्लानिंग बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या है, हम प्लानिंग करते क्यों हैं। प्रयास किया गया है कि बहुत ज्यादा ब्रीफ में आप आसानी से छोटे से शब्दों में चीजें समझा दी जाएं। पहला ऑब्जेक्टिव है स्मूथ एंड सक्सेसफुल कंडक्ट। पहला उद्देश्य होता है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को स्मूथली और सक्सेसफुली कंडक्ट कराना है, बिना किसी लैग के, बिना किसी एरर के। दूसरा है अचीविंग द गोल्स ऑफ इवेंट। इवेंट के जो गोल हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति हो सके एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके हम उन्हें अचीव कर लें, जो गोल है, जिस उद्देश्य के साथ वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तीसरा है ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम। जो टाइम पर्टिकुलर हमें मिला है या हम जो टाइम यूज कर रहे हैं उसे ऑर्गेनाइज करने में इवेंट को, किसी को, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। मतलब यूटिलिटेरियन प्रोग्राम हमारा एक प्रॉपर होना चाहिए जिसमें टाइम प्रॉपरली यूज हो, टाइम की वेस्टिंग ना हो रही हो कहीं भी, ये हमें इंश्योर करना होता है। चौथा और लास्ट है रिड्यूस रिस्क। कोई भी रिस्क ना रहे उसमें किसी भी तरह का, और अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, कोई भी अनिश्चित ना हो, सब पहले से निश्चित हो और किसी भी तरह का रिस्क ना हो, कोई भी उसमें थ्रेट फैक्टर ना हो। इन चीजों को रिड्यूस करना है। और एरर्स, जो कमियां हैं, कोई भी कमियां ना रह जाए, हम पहले से ये कोशिश करेंगे। किसी भी चीज का प्लान करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि एरर नहीं होने चाहिए, उसमें कोई कमी ना हो। तो ये इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका महत्व क्या है, इसकी महत्वपूर्ण क्यों है ये। तो सबसे पहला है, अच्छा एक बात हम सिंपली समझ लें, कभी भी हम किसी भी कंसेप्ट को देख रहे होते हैं तो हम 2 चीजें देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस। तो दरअसल इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराना, यही उसकी इंपॉर्टेंस है। सिंपली हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कुछ भी याद ना आ रहा हो एग्जाम में, हमें अगर ऑब्जेक्टिव्स पता है तो हम इंपॉर्टेंस अपने आप ही लिख देंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, इनको अचीव कराता है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं। अब इसे और देखते हैं, स्मूथ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट कमेटीज। जो हम कमेटी बनाते हैं तरह तरह की इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनके बीच में आपस में बहुत अच्छा समन्वय होना चाहिए, एक ट्यूनिंग होनी चाहिए, फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए आपस में। मतलब कोई भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक दूसरे को सब सहयोग करें, मोटिवेट करें और सकारात्मक रहें एक दूसरे के लिए और अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझें। तो उनमें एक अच्छा समन्वय होना,
कोऑर्डिनेशन होना, स्मूथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ये इसलिए इसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है कि उनमें आपस में कोऑर्डिनेट हो जाए। पहले ही हम उनकी ड्यूटीज डिसाइड कर दें, उनको रिक्रूटमेंट कहाँ पे किया है, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें बता दें, उनके कंसेंट ले लें कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, और उनकी क्षमताओं को भी जान लें कि वो किस तरह की क्षमता रखते हैं और कौन सा काम हम किस आदमी से कौन सा काम कहाँ पे ले सकते हैं और वो कहाँ पे ज्यादा उपयोगी रहेगा। ये सब जानने के बाद भी उनके कंसर्न ले लें और उनमें आपस में एक टीम कोहेजन डेवलप कर दें। टीम कोहेजन का मतलब होता है कोई भी एक टीम जो काम कर रही है उसमें आपसी संबंध कैसे हैं, सह संबंध, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है टीम कोहेजिवनेस। तो उनमें टीम कोहेजन डेवलप करना है हमें। ये इसके लिए इंपॉर्टेंस है कि हम अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो टीम कोहेजन भी हो सकता है, और वो होना ही चाहिए। स्मूथ कंडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कोऑर्डिनेशन के लिए। दूसरा है सेव्स टाइम एंड मनी। अभी यहां पे हमने लिखा था ना ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम, तो ये इसी को अचीव करा रहा है। ये टाइम बचाता है और पैसा बचाता है। अगर हम प्रॉपर प्लान करेंगे तो हमारा कम से कम इकोनॉमिकल वो होगा, यूज होगा किसी भी उसका रिसोर्स का, फाइनेंशियल रिसोर्स का, और हम कम से कम टाइम में अच्छा टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, टाइम को भी बचा सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा और पैसा भी वेस्ट नहीं होगा अगर हम प्रॉपर प्लान करेंगे तो। तीसरा है इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ इवेंट्स। इवेंट की एफिशिएंसी मतलब क्षमता, कार्य क्षमता, और क्वालिटी गुणवत्ता, इन दोनों को इंप्रूव करता है प्लानिंग। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो वो ज्यादा एफिशिएंट इवेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा और उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरा आता है मिनिमाइज कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। हम पहले से अगर कोई प्लान करते हैं किसी भी चीज का तो हमें किसी भी चीज के लिए कंफ्यूजन नहीं रहता। हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते हैं कि कब हमें क्या करना है और किसको करना है, तो वो सारी चीजें एकदम क्लियर होती हैं, तो हमें कंफ्यूजन नहीं रहता। एक्सीडेंट नहीं होते, कोई घटना नहीं होती। हमारे पास पूरा प्लान होता है कि कब कौन क्या कर रहा होगा, मिनट बाय मिनट प्लानिंग होती है, तो हमें पता होता है कि कौन से टाइम कौन क्या कर रहा होता है और क्या करना चाहिए उसको, और कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके लिए डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग वो हमने देखा था। एंड मिसमैनेजमेंट के भी चांस नहीं रहते। हम पहले से अगर प्लान करके रखेंगे तो प्रॉपर प्रबंधन हो पाएगा। लास्ट है इसका एनहांसिंग द चांसेस ऑफ सक्सेस इन ऑफ इवेंट। इवेंट के सक्सेस होने के चांसेस को बढ़ा देता है और इवेंट की रेपुटेशन डेवलप करता है। अगर हम अच्छा कंडक्ट करेंगे अच्छी प्लानिंग के साथ तो वो रेप्यूटेड इवेंट माना जाएगा। अब इसके की एलिमेंट्स हैं कुछ प्लानिंग के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, प्लानिंग में होता क्या है, ऐसे मैं वैसे ही बता दे रहा हूं और चाहो तो नोट कर लो। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले हम उद्देश्य सेट करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं इस इवेंट के, पहला, तभी तो उन्हें अचीव कर पाएंगे ना। गोल को अचीव द गोल ऑफ इवेंट, पहले उन्हें सेट करेंगे कि कौन कौन से हैं। दूसरा इवेंट शेड्यूलिंग, इवेंट को शेड्यूल कर पाएंगे कि कब कौन से टाइम पे इवेंट में जो उसके सब इवेंट्स हैं उनको कौन से किस किस टाइम पे हमें कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो इवेंट की शेड्यूलिंग प्रॉपर होगी। हम वेन्यू की प्लानिंग करेंगे, किस जगह पे हमें करना है, वेन्यू प्लानिंग होगी। चौथा है इसका बजटिंग एंड फाइनेंस, हमारे पास कितना पैसा है और इसमें लगभग कितना पैसा खत्म मतलब होगा, खर्च होगा, उसका एक प्रॉपर एस्टिमेशन करेंगे और फाइनेंस का अरेंजमेंट करेंगे, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, और उसको डिसाइड करेंगे कि इतना लगना है। एक प्रॉपर बजट बनाएंगे कि किस चीज में कितना पैसा खर्च होना है ताकि वो मिसमैनेजमेंट ना हो सके किसी भी चीज का। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स, आदमी कौन कौन से चाहिए हमें, मैन पावर कौन कौन सी चाहिए, उनको हमें किस तरह यूज करना है, किस तरह के लोग कहां लगाने हैं, हमारे पास कितनी मैन पावर है और उसको किस तरह से हमें रिक्रूट करके ऑर्गेनाइज करके उनसे प्रोडक्टिविटी लेनी है उसको सक्सेसफुल इवेंट बनाने के लिए। एक होता है इक्विपमेंट फैसिलिटेशन, इक्विपमेंट कौन कौन से हैं और वो किस तरह के हैं, अगर हैं नहीं तो उनको अरेंज किया जाएगा, नहीं है तो उनको मरम्मत कराई जाएगी, उनको प्रॉपर्ली तैयार कराया जाएगा। जो इक्विपमेंट्स स्पोर्ट्स इवेंट्स में यूज होने हैं, कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उनका पहले अरेंजमेंट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। तीसरा है स्टाफ सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट, मतलब पूरी सुरक्षा रहे बच्चों की या जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी और सभी की, और कोई भी किसी तरीके का रिस्क ना रहे, हम इस बात को भी इंश्योर करेंगे, ये भी प्लानिंग में ही होता है। तीसरा होता है पब्लिसिटी एंड प्रमोशन, किसी भी इवेंट की पब्लिसिटी हमें किस तरीके से करनी है, उसके प्रचार प्रसार कैसे करना है ताकि ज्यादातर पब्लिक रिलेशन में वो जाए, ज्यादातर लोगों तक उसकी पहुंच पहुंचे, और दूसरा उसका प्रमोट कैसे करना है हमें सोशल मीडिया पे, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, इन सारी चीजों के द्वारा। तो उम्मीद है कि प्लानिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे। तो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है, कंटेंट है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब संगठित करना, किसी भी इवेंट का संगठन कैसे बनाना है वो ऑर्गेनाइजिंग। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या क्या है, किस तरीके से होगा। टू इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स, जितने भी विभाग हैं
उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत सारे कमेटीज बनाई जाती हैं, बहुत सारे विभाग बनाए जाते हैं, जैसे एक रिसेप्शन कमेटी, टेक्निकल कमेटी और एडवर्टाइजिंग कमेटी एटसेट्रा, काफ़ी सारी होती हैं। तो उनमें जितने भी लोग हैं उनमें आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इस बात को श्योर करना है, तब हम एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे किसी भी इवेंट की। डिफाइन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सबको सबके रोल पता होने चाहिए, उन्हें डिफाइन करने हैं, और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं और क्या क्या उनके रोल हैं, उन्हें क्या करना है और किस किस चीज के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, ये तय करना है। तीसरा, इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास जितनी भी हैं, जितने मैन पावर है हमारे पास वो, और मटेरियल रिसोर्सेज कौन कौन से सामान हमारे पास है, इक्विपमेंट्स जो हमें यूज करने हैं वो सारे, या फिर कोई भी मटेरियल रिसोर्स, उनका इफेक्टिव यूज मतलब प्रभावशाली ढंग से उनका उपयोग करना है, ये इसका उद्देश्य है। टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब कोई भी कंफ्यूजन ना हो उन लोगों में, जो डिफरेंट कमेटीज में जो मैन पावर आपकी काम कर रही है उनमें आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने भी वो काम कर दिया और वो दूसरे ने भी कर दिया, मतलब एक ही काम 2 लोगों ने कर दिया या 3 लोगों ने कर दिया, उन्हें यही नहीं पता कि ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इस वजह से होता है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल क्लियर नहीं करेंगे ना, तो ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब ये एक तरह का एरर है, ये एरर होने के चांसेस ज्यादा है कि मतलब आदमी को यही पता नहीं कि ये काम मेरा है या उसका है, तभी तो वो खुद करेगा, वो कर देगा, पता चला दूसरे ने भी कर दिया, एक ही टाइम पे 2 लोग एक ही काम करने में लगे हैं, तो वो मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो ये इसको अवॉइड करते हैं हम, अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये अवॉइड हो जाएगा। अगर इस प्रिंसिपल को रूल में लेंगे, काम में लेंगे, तो ये सारी चीजें अपने आप नलीफाई हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका महत्व क्या है। तो सिंपल है, स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ स्पोर्ट इवेंट, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट का स्मूथ मतलब सरल, अच्छा, एग्जीक्यूशन निष्पादन, अच्छा स्मूथ निष्पादन करने के लिए ये बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइजिंग करना, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होना अच्छे स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है। दूसरा, वर्कलोड मैनेजमेंट, किसी एक आदमी पे ज्यादा लोड ना पड़ जाए। जितनी भी कमेटी हमने बनाई है, जिनमें डिफरेंट कमेटीज में डिफरेंट पर्सनल को हमने असाइन किया है, तो उनमें से ऐसा ना हो कि किसी एक आदमी को ज्यादा लोड दे दिया गया हो, जरूरत से ज्यादा, और एक आदमी कहीं फ्री हो। मतलब बराबर इक्वल लोड दिया जाए सब पे, और सफिशिएंट लोड दिया जाए, ऑप्टिमम लोड जितना वो आसानी से कर सकते हैं, मतलब एट ईज वो जिन चीजों को कर सकते हैं उतना ही लोड उन्हें दिया जाए। तो वर्कलोड प्रॉपर मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव्स डिसिप्लिन, अनुशासन को इंप्रूव करता है, और टीम वर्क, टीम कोहेजन, आपस में समन्वय, टीम में एक साथ काम करने की, एक ही उद्देश्य के लिए अलग अलग लोगों का काम करना, वो टीम वर्क कहलाता है। तभी वो टीम कहलाती है जब वो उनका सबका उद्देश्य एक हो और उन्हें अपने अपने अलग अलग रोल पता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता हो, और दिशा सबकी एक हो, ऑब्जेक्टिव या गोल उन्हें एक ही अचीव करना हो, तो वो टीम वर्क होता है। अच्छा हेल्दी टीम वर्क यही कहलाता है। और अनुशासन उनमें आपस में, मतलब कोई भी अथॉरिटी है तो उसको अवॉइड नहीं करना और कोई वायलेशन नहीं करना किसी भी रूल का, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां एस्टेब्लिश्ड हैं। ये तीसरा है सेव टाइम एंड एफर्ट, टाइम बचाना है, कम से कम टाइम में हमें करना है किसी भी चीज को, उपयुक्त समय में, मतलब कम भी नहीं कि बिल्कुल बहुत शॉर्ट में किसी चीज को कर दें, और एफर्ट को भी बचाना है, एफर्ट भी ज्यादा ना लगे, कम से कम इकोनॉमिकल मूवमेंट्स करने हैं। इकोनॉमिकल मतलब मूवमेंट से मतलब यह है कि इकोनॉमिकल एफर्ट्स करने हैं, मतलब एफर्ट भी ज्यादा ना हो, ओवरलोड ना हो जाए। और 5वां है इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, पूरी जो एक कार्य क्षमता है उसको इंक्रीज करना है। तो हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। ये सारी इंपॉर्टेंस है इसकी, इसलिए ये इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग। अब इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहला की एलिमेंट है इसका फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज। जैसे मैंने बताया ना कि डिफरेंट कमेटीज हमें बनानी होती हैं तभी तो एक संगठन बनेगा। तो किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कौन कौन सी कमेटीज की जरूरत होती है। सबसे पहले तुम्हारा रिसेप्शन कमेटी, कि जो लोग आए उनका रिसेप्शन किस तरीके से हो। उससे भी पहले एक और है एडवर्टाइजिंग कमेटी, एडवर्टाइजिंग के बाद रिसेप्शन कमेटी, फिर टेक्निकल कमेटी, जो इवेंट जो प्रॉपर जो मेन पार्ट इवेंट का है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच में विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दैट पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइज किया जाए, उसके लिए टेक्निकल कमेटी। एक ज्यूरी, अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है या कंफ्यूजन होता है या फिर कोई मतलब डिस्प्यूट अगर होता है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए एक ज्यूरी होनी चाहिए जो कि टेक्निकल कमेटी के भी ऊपर होती है और वो डिसाइड करती है किसी भी एरर को निकालने के लिए, डिस्प्यूटेड एरर जो जितने भी होते हैं उनके लिए।
उसके बाद होती है एक तुम्हारी अल्पाहार या जलपान उसकी कमेटी, रिफ्रेशमेंट कमेटी होती है, एक ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, कौन कहाँ आएगा, किस तरीके से इवेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं, उन वेन्यूज पे उन लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को, स्पेक्टेटर्स को प्रॉपर टाइमिंग पे पहुंचाना वो। और इसके बाद होता है मीडिया पब्लिशिंग की कमेटी, एक उसका प्रॉपर प्रचार करना, मीडिया में देना, रिपोर्टिंग करना, वो सारी चीजें ये कमेटीज होती हैं, इनका फॉर्मेशन करना होता है। ये पहला एक की एलिमेंट है और ये मेन एलिमेंट है ऑर्गेनाइजिंग का, फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज। दूसरा होता है डिसीजन ऑफ वर्क, कि किसको क्या वर्क करना है ये पहले से डिसाइड करना है हमें। ये सारी चीजें हम ये डिवाइड करके रखेंगे कि कौन क्या काम करेगा, हर आदमी को उसका काम प्रॉपरली पता होना चाहिए। तीसरा होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, सबको जो जितने भी पर्सनल हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, मैन पावर जितनी भी, सबको उनकी ड्यूटीज पता होनी चाहिए, ये हमें इंश्योर करना है। दूसरा होता है उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर डेवलप करना है, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर जाएं। चाहे उसके लिए हमें भले ही मेन इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन से पहले हम रिहर्सल करते हैं, उसका मेन मोटिव यही रहता है कि वो जो टीम जो काम कर रही है डिफरेंट कमेटीज में, उनमें आपस में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सके। इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सारी रिसोर्सेज जितनी भी हमें चाहिए, मैन पावर या फिर मटेरियल रिसोर्सेज, उनको अरेंज करना। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कौन क्या अधिकार रखता है, अथॉरिटी उन्हें डेलीगेट करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो अब हम देखते हैं अगला कंपोनेंट, स्टाफिंग, मतलब स्टाफ कौन कौन क्या क्या काम करेगा, उनको तय करना कि कौन क्या करेगा। इसकी डेफिनेशन में जैसे हमने देखा था कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और वो सारी चीजें आती हैं मैन पावर की। स्टाफ जिनको हम वहाँ काम पे लगाना है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो जो लोग हमारे लिए काम करेंगे, कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा, वो स्टाफिंग कहलाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स हम जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन्स, इनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है कि हमें स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट कमेटीज में अलग अलग तरह के लोग चाहिए, और अगर वो हमारे पास हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उन्हें अरेंज करना है। उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है कि वो अवेलेबल हों, ऐसे बंदे जो क्वालिफाइड हों। जैसे टेक्निकल कमेटी में वो बंदे होने चाहिए जिन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन सारे पता हों, और मीडिया वाली कमेटी में वो बंदे होने चाहिए जिन्हें रिपोर्टिंग करना आता हो, जो ट्रेंड हों और एक्सपीरियंस रखते हों या क्वालिफाइड हों उसके लिए, मास कम्युनिकेशन का कोर्स किए हुए लोग हों, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग मिल जाए, मतलब हर काम के लिए क्वालिफाइड पर्सन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनको इंश्योर करना है कि वो अवेलेबल हो जाएं। दूसरा, इंप्रूवमेंट एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, एफिशिएंसी कार्यक्षमता को इंप्रूव करना है, ये इसका उद्देश्य है, और गुणवत्ता, काम की गुणवत्ता को बढ़ाना है, ये इसका उद्देश्य है। वो हम कैसे बढ़ाएंगे, जब हम प्रॉपर स्टाफिंग कर पाएंगे, अच्छे लोगों को अच्छी जगह पे लगाएंगे। इसका स्टाफिंग का जो मूल मंत्र है वो ये है कि कौन आदमी किस काम के लिए उपयुक्त है उसे वहां पे रिक्रूट करना, ये स्टाफिंग है। इसका मूल जो भावना है उसकी ये है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर आइडिया है वो ये है कि उपयोगी आदमी जिस काम के लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल हो या यूटिलिटेरियन हो, उसको उसी काम पे रिक्रूट करना, हमें ये इंश्योर करना है। ये स्टाफिंग का मूल मंत्र है। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। जब हमारे पास प्रोफेशनल्स होंगे जो कि एक्सपीरियंस्ड हों, ट्रेंड हों और क्वालिफाइड हों, तो हम विद इन टाइम किसी भी टास्क को पूरा कर पाएंगे। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन एक विद इन द बाउंड्रीज ऑफ टाइम बाउंडेशन होता है, तो उसमें हम इनसे कंप्लीट कर पाएंगे। ये इंश्योर तभी हो पाएगा जब हम प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये टाइम पे कर पाए। दूसरा है टू इंश्योर फेयर एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ इवेंट। जैसे सब में आता है, ये जितने भी हैं सब फेयर और स्मूथ कंडक्ट के लिए ही हैं, सबका उद्देश्य यही है। पांचों जिनका बोला है सब में ये ऑब्जेक्टिव कॉमन है, आप इसे सेव कर लो दिमाग में अपने में। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जरूरी क्यों है स्टाफिंग इसलिए जरूरी है टू इंप्रूव कोऑर्डिनेशन एंड डिसिप्लिन। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है स्टाफिंग अगर हम प्रॉपर करते हैं, उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए, लोगों की कार्यक्षमता को, एक्सपीरियंस को देखते हुए, जो आदमी जहां ज्यादा सूटेबल है उसे अगर हम वही काम देंगे तो उनमें आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं जिस काम में ज्यादा अच्छा था वो मुझे नहीं दिया गया, दूसरा दे दिया गया है, कोई कंफ्लिक्ट उनके दिमाग में नहीं रहेगा। इससे एक प्रॉपर डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिकली। अनुशासन अपने आप बन जाता है जब उनमें वर्क सेटिस्फेक्शन होगा। जो भी स्टाफ है काम करने वाला, उनमें आपस में अपने काम को लेकर सेटिस्फेक्शन अगर होता है तो फिर डिसिप्लिन अपने आप स्टैब्लिश्ड हो जाता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फॉर फेयर एंड स्मूथ कंडक्ट, जैसा कि इसके ऑब्जेक्टिव में भी आया था। फेयर का मतलब कोई भी अनबायस्ड,
कंडक्ट हो, किसी तरफ कोई झुकाव ना रहा हो, मतलब पक्षपात रहित इवेंट कंडक्ट हो, किसी भी तरफ कोई झुकाव ना रहे। जैसे देखा जाता है गांव में जो क्रिकेट विकेट के टूर्नामेंट होते हैं दरअसल रूरल एरियाज में, तो वहां एक कॉमन बात है कि कमेटी की टीम फाइनल खेलेगी, तो वो वाइज्ड होता है। सिंपल इसका एक उदाहरण ये है कि हमने कमेटी की टीम बनाई, उसे डायरेक्ट सेमीफाइनल में बाई दे के पहुंचा दिया, तो वो एक स्मूथ फेयर कंडक्शन नहीं है। तो हमें ये इंश्योर करना होता है ऐसी स्टाफिंग करें कि वो किसी तरफ झुकाव ना रखते हो, एम्पायर्स हो, रेफरीज हो, या टेक्निकल कमेटी हो, या कोई भी हो, जो मतलब किसी की तरफ कोई झुकाव ना हो, वो निष्पक्ष हो। दूसरा, टू सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, हमने संसाधनों को भी सेव करना है, कम से कम यूज करना है, मतलब कम से कम नहीं, ऑप्टिमम यूज करना है, जितना जरूरी है उतना, गैर जरूरी यूज नहीं करना है। और टाइम का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि विद इन द टाइम वो सारी चीजें हो जाएं, जितना टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड है उतना ही हम यूज करें। तीसरा है एनहांस, चौथा एनहांस ओवरऑल सक्सेस ऑफ द इवेंट, पूरे एक इवेंट की सक्सेसफुलनेस को एनहांस करता है स्टाफिंग। अगर अच्छा स्टाफ वहां रिक्रूट किया जाएगा तो फिर वो सक्सेसफुल इवेंट होने के चांसेस उसके बढ़ते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर प्लेयर्स एज वेल एज फॉर स्पेक्टेटर्स, प्लेयर्स जो खेलने आए हैं उनको एक अच्छा अनुभव मिले इवेंट में, उन्हें लगे कि बहुत अच्छे इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें सारी सुविधाएं मिलें, कोई भी उनके लिए मिसकंडक्ट ना हो, कोई भी दिक्कत ना आए। और एज वेल एज स्पेक्टेटर्स के लिए, जो भी वहां देखने के लिए आए हैं, स्पेक्टेटर्स आए हैं, जो भी दर्शक हैं, उनको भी एक बहुत अच्छा अनुभव प्रोवाइड हो। ये भी तभी संभव है जब प्रॉपर स्टाफिंग होगी और अनबाइस्ड कंडक्ट होगा, ये सारी चीजें तभी संभव है। अब इसके की एलिमेंट्स हम देखते हैं, की एलिमेंट्स इसके क्या क्या हैं। सुपरविजन करना है और इवेल्युएशन करना है स्टाफ का, उन्हें प्रॉपर सुपरवाइज करना होता है, उनकी ड्यूटीज तुमने डिवाइड कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। उसके बाद भी हमारा काम ये रह जाता है कि उन्हें हम प्रॉपर सुपरवाइज करें ड्यूरिंग द इवेंट, ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ इवेंट, एंड उनका इवेल्युएशन करें कि कौन किस तरह का काम कर रहा है। अगर कुछ कहीं पे कोई भी एरर आ रहा है या फिर कोई कमी बेसी हो रही है तो उसको ऑन स्पॉट करेक्टिव मेजर्स भी यूज किए जाए, उन्हें करेक्ट किया जाए, करेक्शंस भी किए जाए ऑन स्पॉट। ये स्टाफिंग का ये भी एक पार्ट है, ये की एलिमेंट है। दूसरा मोटिवेशन, उन्हें प्रॉपर टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाए, उन्हें मतलब अप्रिशिएट किया जाए कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर उन्हें प्रॉपर मोटिवेशन मिलता रहेगा तो वो एक एनर्जी बनी रहेगी पॉजिटिव, जिससे कि और अच्छा सा कंडक्शन हम कर पाएंगे किसी इवेंट का। तीसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो स्टाफ हमने लगाया उनको प्रॉपर उस इवेंट के रिगार्डिंग हम ट्रेन करें और उनको डेवलप करें आगे के लिए भी, ये भी इसका की एलिमेंट है। दूसरा है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट इसमें मेन चीज है स्टाफिंग में, तुमने सही आदमी को सही जगह पे प्लेस पे रखा है या नहीं। जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग में, इसकी आत्मा ही है प्लेसमेंट। अगर तुमने सही आदमी को सही जगह पे लगाया है और वो वर्क सेटिस्फेक्शन उनमें है तो अपने आप सारी चीजें ईजी हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी। दूसरा है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, उनकी भर्ती करना, क्वालिफाइड लोगों की, ट्रेंड लोगों की, और उनका सिलेक्शन करना। हमारे पास ज्यादा है तो उनमें से हमें चुनने पड़ेंगे जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस है हमारे पास, उनको चुनना। तो ये सारे इसके की एलिमेंट्स हैं। और डिटरमाइनिंग द मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है कि ये जो आदमी हमने लगाए हैं उन्हें कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन किस तरीके से एपरेटस यूज करता है, इक्विपमेंट यूज करता है, वो सारी चीजें उनको उपलब्ध कराई जाए। तो ये भी इंश्योर करना है, तब स्टाफिंग प्रॉपर मानी जाएगी। एक्टिंग मतलब निर्देशन, किस तरीके से उसे निर्देश किया जाता है। हम पहले ये समझते हैं कि ये सारी चीजें करता कौन है किसी भी इवेंट में। डायरेक्टिंग हमेशा वही करता है जो हायर अथॉरिटी होता है उस प्लेस पे, जो सबसे ज्यादा हायर अथॉरिटी होता है वो डायरेक्टर ही होता है उस इवेंट का। जैसे कि हम अगर इंट्रामुरल कंडक्ट करा रहे हैं अपने स्कूल में तो उसके डायरेक्टर हमारे प्रिंसिपल या डायरेक्टर होंगे, जो उस स्कूल के हेड हैं वो होंगे, वो डायरेक्टिंग करेंगे। तो डायरेक्टिंग किस तरीके से जरूरी है, इसके उद्देश्य क्या क्या है डायरेक्टिंग के, हम ये समझते हैं। स्टाफ गाइडेंस टुवार्ड्स अचीवमेंट ऑफ इवेंट, स्टाफ को गाइड करना है इवेंट के अचीवमेंट के लिए कि हम इस इवेंट से क्या निकालना चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और किस तरह से हम इसे सफल मानेंगे। उसके कुछ मानक तय किए जाएंगे कि इस तरह का हमें कंडक्ट कराना है तो इसे सफल माना जाएगा, तो उसकी तरफ उन्हें गाइड करना है कि हमें इस तरीके से इसको स्मूथली कंडक्ट कराना है सफलता से। मेंटेन डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन, उनमें आपस में समन्वय बना के रखना। जो भी स्टाफ है जो काम कर रहे हैं, जितने भी लोगों को हमने ऑर्गेनाइज किया है, जो टीम का काम कर रही है, उसको कोऑर्डिनेशन में रखना, सबका आपस में समन्वय रखना। उनसे डायरेक्टर का भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और उनका इंटर कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए और इंट्रा कोऑर्डिनेशन दोनों होने चाहिए। ठीक है। अब दूसरा डिसिप्लिन, उनमें एक अनुशासन होना चाहिए, जैसे बोला कि वर्क सेटिस्फेक्शन से अपने आप आ जाता है। मोटिवेट स्टाफ एंड वॉलंटियर्स, जो वॉलंटियर्स लगे हैं वो और जो स्टाफ लगा है वो, उन्हें प्रॉपर मोटिवेशन मिलना चाहिए, जैसा कि उसमें भी था पिछले वाले में और इसमें भी है। इसका भी उद्देश्य यही है कि उन्हें प्रॉपर मोटिवेट करते रहें और उन्हें वॉलंटियर्स को और स्टाफ को प्रॉपर मोटिवेट करते रहे, उनकी वर्क कैपेबिलिटी को एनहांस करते रहें।
टू स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, जो प्लान हमने किया है, जो प्लानिंग की है प्रॉपर, उसका एक स्मूथ एग्जीक्यूशन हो, उसका निष्पादन अच्छे से हो जाए। जो हमने प्लान किया था मतलब नियर अबाउट उसके आसपास ही हमारा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, उसी तरीके से चीजें एग्जीक्यूट की जाएं जैसे हमने प्लान किया था, ये इंश्योर करना है। ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टर का, डायरेक्टिंग का। जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टिंग करेगा, उसका ये उद्देश्य रहेगा कि वो इंश्योर करेगा कि प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, प्लान को इंप्लीमेंट कराने में इसकी हेल्प करता है डायरेक्टिंग। दूसरा, इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग स्टाफ एंड कमेटीज, जितनी भी कमेटी हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं उनमें सब में इंप्रूव करता है कोऑर्डिनेशन को। अगर अच्छा डायरेक्टर होगा तो कोऑर्डिनेशन में काम करेगी टीम, और अच्छी टीम काम करेगी अगर उसका लीडर अच्छा होगा तो। सिंपल सी बात है, ये लीडरशिप का रोल है एक तरीके से। रिड्यूस मिस्टेक्स एंड कंफ्यूजन, उनमें आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उनके रोल डिवाइडेड होंगे, डिसाइडेड होंगे, और कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं रहेंगे अगर हमारा प्रॉपर प्लान है, प्रॉपर स्टाफिंग है और अच्छे आदमियों को सही जगह पे लगाया गया है, प्रॉपर मैनेज किया गया है, तो ये सारी चीजें हम गलतियों के चांसेस कम करते हैं और कंफ्यूजन के चांसेस भी, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी कम रहते हैं। अच्छा, चौथा है बूस्ट मॉरल एंड कॉन्फिडेंस ऑफ वर्किंग पर्सनल्स, जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी मॉरल को, नैतिकता को इंप्रूव करना, बूस्ट करना, करते रहना, और उनमें कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। वो कहीं भी कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो, सारे लोग कॉन्फिडेंस में रहें, उनमें एक अच्छा आत्मविश्वास रहे जिससे उनकी वर्क करने की क्षमता बढ़ जाए या फिर वो एक उपयुक्त लेवल पे रहे। तीसरा है इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो रही हैं, ये इंश्योर करना भी डायरेक्टर का काम है। वो डायरेक्टिंग कर रहा है, वही बंदा ये श्योर करेगा कि सारी चीजें जैसे हमने प्लान किया है टाइम के अकॉर्डिंग वो हो रही हैं कि नहीं। अब इसके की एलिमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला की एलिमेंट्स है इसका लीडरशिप। डायरेक्टिंग अच्छी लीडरशिप का ही दूसरा नाम है। जितना अच्छा लीडर होगा उतना अच्छा वो किसी भी इवेंट को डायरेक्ट कर पाएगा। दूसरा सुपरविजन, वो उसी की तरह निगरानी करना। अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं, प्रॉपर अच्छी तरह से सब लोगों को तुमने कोऑर्डिनेट करके रखा है अपने साथ भी और आपस में भी, तो आप अच्छा सुपरविजन कर पाएंगे, अच्छी निगरानी कर पाएंगे। ये इसका एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, कि निगरानी भी आपको प्रॉपर करनी है। आपको मोटिवेशन करना है उस पर्टिकुलर स्टाफ का, मैन पावर का, जो भी तुमने लगा रखी है उनको मोटिवेटेड रखना है, और आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करके रखना है सबसे। ऐसा नहीं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाए जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो किसी में, तो प्रॉपर एक कम्युनिकेशन में रखना है सब लोगों को। और दूसरा है गाइडेंस करना है और सुपरविजन करना है, उनको प्रॉपर गाइड करते रहना है और सुपरवाइज करते रहना है। ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में आती हैं। तो लास्ट इसका कंटेंट देखते हैं इस टॉपिक का, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब नियंत्रण करना किसी भी चीज पे। ये और डायरेक्टिंग, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लगभग एक ही अथॉरिटी होती है जो दोनों कामों को करती है। जो हायर अथॉरिटी होती है उसी का काम कंट्रोलिंग का होता है, उसी का काम डायरेक्टिंग का होता है। तो कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग एक जैसे ही काम है। किसी भी चीज का निर्देशन करना और किसी चीज को कंट्रोल करना, इन दोनों चीजों में शब्दों से ही हमारी समझ में आता है कि निर्देशन का मतलब यह है कि ड्यूरिंग द पर्टिकुलर एक्टिविटीज गोइंग ऑन, वहां पे हमें करेक्शन करना और उन्हें निर्देशित करना कि इस तरीके से करो, ऐसे सही होगा, इस तरीके से करना है। उन्हें वहां पे डायरेक्ट करना है, उनको निर्देशित करना है, इस तरीके से करना है और ऐसे करना है, ये करो, ये गलतियां हो रही हैं, इन्हें सही करो, इस तरीके से और कर सकते हैं, और हम ये कर लें तो इसमें और बेटर हो जाएगा। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि सारी चीजें कंट्रोल करना, कि विद इन द टाइम हो रही है या नहीं, क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन हो रही है या नहीं, या फिर हमारे पास जो क्वालिटी हम चाहते हैं, जो हमारा प्लान है वो उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। उन सारी चीजों को कंट्रोल करना और उन्हें कराना, इंप्लीमेंटेशन कराना, ये कंट्रोलिंग है। ये थोड़ा सा अंतर है डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में। निर्देशन और नियंत्रण करना, मतलब किसी भी चीज को गलत हो रही है तो उसे सही करना, वहीं पे वो नियंत्रण है, नियंत्रण बनाए रखना, उस पर सही होने देना। ठीक, अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। इंश्योर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, प्लान का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करना है कि वो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, जैसे हमने प्लान किया है उसी तरीके से हम इवेंट को ऑर्गेनाइज कराएं। दूसरा है आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड इरेगुलरिटीज, मिस्टेक्स जो भी हो रही हैं उनको पकड़ना है कि कौन कौन सी गलतियां यहां हो रही हैं, और इरेगुलरिटीज कौन कौन सी हो रही हैं उनको पकड़ना है, उन्हें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, उनसे सॉर्ट आउट कराना है उनको विद इन द टाइम। और प्रिवेंट मिस्टेक्स ऑफ टाइम मिसयूज, आई बेग योर पार्डन, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज, टाइम का, मनी का और रिसोर्सेज का, संसाधनों का, धन का, पैसे का और समय का मिसयूज ना हो, ये हमें रोकना है कि किसी भी तरह से इन चीजों का मिसयूज ना हो रहा हो कहीं भी।
दूसरा लास्ट वाला, टू मेंटेन क्वालिटी डिसिप्लिन एंड सेफ्टी, सेफ्टी सुरक्षा बरकरार रखनी है, हमें उसे मेंटेन करना है, सभी की सुरक्षा, और क्वालिटी उसकी गुणवत्ता बनाए रखनी है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर, और डिसिप्लिन अनुशासन बनाए रखना है सब जगह हर तरीके से, स्पेक्टेटर्स से लेके पार्टिसिपेंट्स तक और स्टाफ मेंबर्स तक, सब में एक प्रॉपर डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करके रखना है, उसे भी कंट्रोल करना है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है? इंश्योर डिसिप्लिन एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द इवेंट, डिसिप्लिन को इंश्योर करना है, इसलिए हमें यह जरूरी है कि अनुशासन प्रॉपर बना रहेगा, एक प्रॉपर कंट्रोल रहता है। अनुशासन का मतलब होता है टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली, अगर रूल एंड रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसे कंट्रोल करके रखना है, इसलिए हमें कंट्रोलिंग करना है, वो जरूरी है। और एक ऑर्डर, जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका एक प्रॉपर ऑर्डर, कौन सा इवेंट पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन किसके बाद होगा, कौन किससे पहले होगा, एक प्रॉपर ऑर्डर में उन्हें मैनेज करना, इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हम एक प्रॉपर ऑर्डर तभी मेंटेन कर पाएंगे जब कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो, ओवरऑल कंट्रोल कहीं पे हो, जो देख रहा हो सारी चीजों को। हेल्प्स इन सेविंग टाइम फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टाइम को बचाना है उसमें हेल्प करता है ये, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सेव करने में, मतलब कम से कम यूज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ज्यादा मिसयूज ना हो और टाइम का भी मिसयूज ना हो, ये भी इंश्योर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जितनी भी परफॉर्मेंस है उसकी क्वालिटी और कार्यक्षमता और गुणवत्ता दोनों को इंप्रूव करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी जरूरी है। रिड्यूस रिस्क एंड एरर्स, रिस्क को कम करना है और एरर्स को कम करना है, तो उसके लिए भी प्रॉपर कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। दूसरा, असिस्ट इन बेटर प्लानिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर में जो भी इवेंट्स हमें ऑर्गेनाइज करने हैं उनकी भी एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए हमें सहायता प्रदान करता है। प्रॉपर कंट्रोलिंग से हमें यह सहायता मिलती है कि हम आगे भी जो फ्यूचर इवेंट्स जो भी हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उनका भी एक प्रॉपर प्लान बना पाए। अगर जो बंदा कंट्रोल करता है या जो टीम उसे कंट्रोल करती है उसे सारे फीडबैक रहते हैं कि इसमें कौन कौन सी एरर्स रहे, कौन कौन सी खामियां रही, जिन्हें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर हम दोबारा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो कौन कौन सी कमियां यहाँ पे रही हैं जिन्हें हमें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, और जो हमारी पहुंच में है उन्हें दूर किया जा सकता है, तो वहां पे एरर्स को कम किया जा सकता है आगे के लिए, और भी एक बेटर प्लान किया जा सकता है। उसके लिए भी कंट्रोलिंग जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अब इसके की एलिमेंट्स देखते हैं कि इसके कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं। कंट्रोलिंग में क्या क्या आता है? कंट्रोलिंग में आता है सेटिंग स्टैंडर्ड्स, हम एक स्टैंडर्ड मानक तय करते हैं कि ये इस लेवल का हमने ऑर्गेनाइज किया है, एक स्तर का हमने अचीवमेंट किया है कि इस स्तर पे हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिन लोगों की यहाँ परफॉर्मेंस है उसे प्रॉपर मेजर किया जाता है, किस तरह का परफॉर्म किया, किसने, कौन टीम मेंबर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी टीम में जो भी मेंबर्स थे, जो कमेटीज में थे या जिन लोगों ने काम किया वो किस तरीके का उन्होंने काम किया, उसका एक प्रॉपर एवेल्यूशन हो पाता है और कंपेरिजन हो पाता है मानक से। दूसरे इवेंट्स कहीं भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं या उस लेवल के कंपटीशन कहीं भी ऑर्गेनाइज होते हैं तो उनका एक प्रॉपर कंपैरिजन हो पाता है और कंपैरिजन कर पाते हैं हम इससे, कंट्रोलिंग से। और इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन, कहां पे हम डेविएट करें, हम अपने लक्ष्य से भटके या दिशा से भटके किस जगह पे, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर हम प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हैं तो उसी का ये एस्पेक्ट है कि उसी में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से डेविएशन यहाँ पे हुए हैं। और करेक्टिव मेजर्स, करेक्शन भी उसी में होता है। हम अगर प्रॉपर कंट्रोल करेंगे तो उसे कंट्रोल भी कर पाएंगे, करेक्ट भी कर पाएंगे सारे एक्शंस को ड्यूरिंग द कंपटीशन और उसके बाद भी फ्यूचर के लिए। ये सारी चीजें कंट्रोलिंग में आती हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ की नोट्स अगर आप चाहें तो इस वीडियो से निकाल सकते हैं। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और इसके अलावा ये बात है कि अभी हम प्लान हमारा ये है कि पूरा 12th का सिलेबस बोर्ड के एग्जाम से पहले हम कंप्लीट करा दें। और ये भी एक्सपेक्टेशन है मेरी व्यूअर्स से सारे कि अपने कमेंट्स करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक के साथ कमेंट करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करें कि ये क्या इसमें सजेशन है, क्या और बेटर हो सकता है, क्या चीज तुम्हें बुरी लगी वो जरूर बताएं। डिसलाइक जरूर करें, लाइक भले ही ना करें एक बार को, लेकिन डिसलाइक करेंगे तो उससे मुझे लगेगा कि हाँ कुछ लोगों को क्या चीजें बुरी लग रही है। लेकिन केवल डिसलाइक करके मत छोड़ना, कमेंट भी करना कि मैंने डिसलाइक इसलिए किया है कि मुझे इसमें ये चीज बुरी लगी है, ये इसमें सुधार किया जाए। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे के वीडियोज में उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। राधे राधे।